कल ये तस्वीरें आपने देखी, केपी ओली के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, आगजनी की, सुप्रीम कोर्ट, संसद, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन सब फूंक डाला है, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर ये है काठमांडू की स्थिति आप देख रहे हैं। ये हिल्टन होटल है, 5 स्टार होटल, जो पूरी तरह से फूंक दिया गया है, जलकर राख हो गया है। न सिर्फ होटल बल्कि शॉपिंग मॉल में लूट हुई है। लूट का सामान देखिए, कोई टीवी उठा कर ले गया, कोई सोफा उठा कर ले गया, कोई कपड़े उठा कर ले गया, जिसके हाथ जो लगा शॉपिंग मॉल में वो उसे लूट ले गया। ये देखिए, कोई चक्के वाली कुर्सी उठा ले गया, कोई टीवी, कोई फ्रिज, कोई परिवार के साथ जो हाथ में मिला, कपड़े, जूते सब उड़ा ले गया। बुढ़ी खुशी ने भाई मांगा बुढ़ी का उसका अब देखिए जरा, भारत और नेपाल की सीमाएं लगती हैं, तो ये आग और ये आंच इंडो नेपाल बॉर्डर तक आ गई है, यानी सीमा तक ये प्रदर्शन पहुंच चुका है। और ये भारत नेपाल सीमा के पास की तस्वीर आप देख रहे हैं। यूपी से जो नेपाल का बॉर्डर लगता है, महाराजगंज, ये तस्वीर देख रहे हैं उस बॉर्डर की। बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि बॉर्डर से सटे हुए जो जिले हैं वहां स्थिति और कानून व्यवस्था की चुनौती ना बन जाए, इसलिए वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख रहे हैं एसएसबी के जवान, पुलिस के जवान पूरी तरह से चौकस हैं। दूसरी तरफ आपको बॉर्डर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये नेपाल में उस तरफ की तस्वीर आप यानी नेपाल की तस्वीर देख रहे हैं, जो तस्वीर भारत की तरफ से बनाई गई है बॉर्डर से। उधर भी लोगों ने आग लगाई है, लेकिन बॉर्डर की दूसरी तरफ भारतीय पुलिस बल पूरी तरह से तैनात और तैयार है। तो यूपी बॉर्डर के बाद आपको बिहार बॉर्डर लिए चलता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार बॉर्डर की, यानी अररिया की तस्वीर। बैरिकेडिंग के उस तरफ आपको नजर आ रहा है, वहां देखिए प्रदर्शन हो रहा है, लोगों ने आग लगा दी है, गाड़ियां फूंक दी हैं, और ये भारत की तरफ का हिस्सा है जहां जवान तैनात हैं, कड़ी सुरक्षा है, बॉर्डर सील किए जा चुके हैं कि कोई भी उपद्रवी, कोई भी असामाजिक तत्व सीमा को क्रॉस करके भारत में ना घुसने पाए। लेकिन बहुत से भारतीय जो नेपाल में फंसे हैं, उन्हीं में से एक है ये युवती भी, जो वॉलीबॉल के कार्यक्रम को होस्ट कर रही थी, गुहार लगा रही है प्रधानमंत्री मोदी बचा ले, एम्बेसी से गुहार लगा रही है, विदेश मंत्रालय से गुहार लगा रही है। थी और अभी फिलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा एम्बेसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज हमारी हेल्प करे, जितने लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लीज हेल्प करें। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ, मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फिलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहां पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके, और मैं जैसे जैसे अपनी जान बचा के बस वहां से बाहर निकली हूँ। एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे बहुत बड़ी कि आप में से जो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्लीज करे। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, जगह जगह रोड पे आग लग रही है। यहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई काम करने आया है, वो हर जगह बिना सोचे समझे आग लगा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई है। हमें नहीं पता हम यहाँ पे कितनी देर तक रहेंगे दूसरे होटल में, पर मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ इंडियन एम्बेसी से कि प्लीज ये वीडियो, ये मैसेज उन तक प्लीज पहुंचाया जाए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज हेल्प अस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ और हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। एम्बेसी घूमना फिरना मुश्किल हो गया सर। मोदी सरकार से यही हमारे को रिक्वेस्ट है कि हमको जल्द से जल्द बाहर निकल रही है यहाँ से। ये जलते नेपाल में फंसे भारतीयों की पुकार है। जिस नेपाल में हर तरफ आग, उत्पात और कोहराम है, वहां हिंदुस्तान के भी हजारों लोग फंस गए हैं।
उन्हें न लौटने का रास्ता मिल रहा है और न नेपाल में सुरक्षा की गारंटी। मुसीबत में फंसे हजारों लोगों की उम्मीद अब सिर्फ मोदी से है। एयरपोर्ट से लेकर नेपाल की गलियों में फंसे लोग गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं बचा लो मोदी सरकार। और आइए मैं आपको बताऊं, लोग प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। भारत सरकार ने क्या तैयारी की हुई है, कैसे बचाएंगे अपनों को। दरअसल आपको बताऊं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर कैसे बचाएंगे। बाकायदा एयरफोर्स एक्शन में आ गई है। नेपाल में एयरपोर्ट से भारत बॉर्डर तक आग लगी है और 5000 से ज्यादा भारतीय इस वक्त नेपाल में फंसे हुए हैं। शहर शहर कर्फ्यू लगा है और हिंसा भी हो रही है। ऐसे में वो ना भारत लौट पा रहे हैं और ना वहां सुरक्षित है। अकेले 400 से ज्यादा लोग काठमांडू एयरपोर्ट पर इस वक्त फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट कब खुलेगा, उड़ान कब मिलेगी, कोई जानकारी नहीं है। वो भारतीय दूतावास और भारत सरकार से बचाने की गुहार लगा रहे हैं, तो सरकार भी नेपाल में फंसे भारतीयों की वापसी कराने में जुटी हुई है। काठमांडू में फंसे लोगों को निकालने के लिए 2 खास विमान भेजे जाएंगे। इसके लिए सरकार ने नेपाल की सेना से बात कर ली है। खबर यह है कि भारत 2 ग्लोबमास्टर विमान नेपाल भेज सकता है। ग्लोबमास्टर की गिनती सबसे बड़े मालवाहक विमानों में होती है और इसमें एक बार में 150 से ज्यादा लोग और काफी सामान लाया जा सकता है। विदेशों से भारतीयों के रेस्क्यू में भारत ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया है। नेपाल के दूसरे हिस्से में फंसे लोगों की बॉर्डर से वापसी कराई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में भारतीयों की संख्या करीब 7 लाख है। हर साल हजारों छात्र एमबीबीएस जैसी पढ़ाई के लिए दरअसल नेपाल जाते हैं, क्योंकि नेपाल में डॉक्टरी की जो पढ़ाई है वो भारत के मुकाबले सस्ती है। नेपाल खाने खरीदारी के मामले में भी बहुत सस्ता है। लोग घूमने भी जाते हैं। हर साल बड़ी संख्या में लोग नेपाल जाते हैं और इस वक्त देश के कई हिस्सों से भी हजारों लोग नेपाल गए थे, लेकिन अचानक आंदोलन भड़का और वो नेपाल में ही फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए मोदी सरकार अब मिशन मोड में है। आइए आपको सुनवाता हूं जो भारतीय नेपाल में फंसे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं। जा रहा था पूरा पथरा हो रहा था, घूमना फिरना मुश्किल हो गया सर। अभी यहाँ पे खाने के भी लाले पड़ गए, कुछ नहीं मिल रहा। मोदी सरकार से यही हमारे को रिक्वेस्ट है कि हमको ये जल्द से जल्द बाहर निकल दीजिए यहाँ से। बहुत हिंसक वातावरण है, आंदोलन चालू है यहाँ नेपाल का। राजनीतिक पॉलिटिशियन से बहुत दिक्कतें हो रही है। घूमने के लिए, खाने के लिए प्रॉब्लम है, घूमने के लिए प्रॉब्लम है, बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ से गाड़ियाँ यहाँ जलाई जा रही हैं, तोड़ फोड़ करी जा रही है और ये नेपाल वाले करने नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये चाह रहे हैं कि जितनी भी इंडिया गाड़ी है सब इंडिया में पहुँचाई जाए। हमने पशुपतिनाथ का दर्शन लिया, उसके बाद कल से यहाँ पे जो आंदोलन चालू है उसमें हम लोग पूरी तरह फंस चुके हैं। अभी हमारी वापसी कैसे होगी। अभी इंडिया के कैसे लग रहा है। अभी बहुत अच्छा लगा, मतलब जान वापस आ गया। बहुत दिक्कत हो रहा है। एकदम होटल से मना कर दिया था कि कोलैप्सिबल गेट लगाया हुआ था, कोई कस्टमर बाहर नहीं निकले। कोऑपरेट कर रहे हैं, जितने भी बॉर्डर में थे सबने अच्छा व्यवहार किया। एक्चुअली जो लोग वहां गए थे वो सब फंस गए हैं, क्योंकि बॉर्डर सील हो गए हैं, फ्लाइट्स रद्द हैं, उड़ाने उड़ना ही नहीं फ्लाइट्स एयरपोर्ट से, क्योंकि एयरपोर्ट भी जला दिया गया था। अब देखिए बॉर्डर की स्थिति क्या है। बॉर्डर पर आप देख रहे हैं एसएसबी के जवान तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर जो भी पोरस बॉर्डर है जहां से नेपाल से कोई घुस सकता है, वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पानी टंकी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां एसएसबी तैनात है। अब आपको वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी दिखाऊं मैं आपको। वहां भी देखिए चौकसी बढ़ा दी गई है, बॉर्डर सील कर दिए गए। कोई गाड़ी आ नहीं सकती है, कोई गाड़ी जा नहीं सकती है, इसलिए लोग फंसे हैं। इसलिए लोग अपील कर रहे हैं कि हम फंसे हैं, हमें बचा लो। बिहार का बॉर्डर आपको दिखाऊं, वहां की तस्वीर। ये बिहार बॉर्डर बांका की तस्वीर देख रहे हैं। वहां भी बॉर्डर के पास आगजनी हुई है, लेकिन किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है और किसी को यहां से ना नेपाल जाने को कहा जा रहा है। एडवाइजरी जारी हुई थी, उसमें साफ कहा गया नेपाल जाने से बचें। एयरपोर्ट पर हालात मैं आपको दिखाऊं, एयरपोर्ट की स्थिति क्या है। एयरपोर्ट पर मुसाफिर इंतजार कर रहे हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वहीं फंसे हुए हैं क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल है। अब देखिए जरा सनौली बॉर्डर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। बॉर्डर पर सब कुछ रुका है, पूरा बॉर्डर सील है।
ये इंडो नेपाल बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जिन लोगों को आना है वो किस तरह से आ रहे हैं, बाकायदा पूरी चेकिंग के साथ आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं भारत और नेपाल की सीमा कहां कहां मिलती है, किन किन जिलों में। ये आप नेपाल और बिहार का नक्शा देख रहे हैं। ये बिहार में कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल से लगते हैं। पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, सुपौल, किशनगंज और अररिया, ये बिहार से लगते हुए जिले हैं। अगले जिले में आपको दिखाऊं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की सीमाएं नेपाल के साथ लगती हैं। साथ ही उत्तराखंड में पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और चंपावत, ये 3 जिले नेपाल की सीमा के साथ मिलते हैं। अब सवाल यह है कि राज्य सरकारों के लिए चुनौती बढ़ गई है, तो राज्य सरकार ने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यूपी की सीमाएं कई जिलों की सटती हैं, तो योगी और प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ गई है। नेपाल और उससे जुड़े इलाकों पर सीएम योगी की सीधी नजर है। नेपाल से लगी यूपी की 600 किलोमीटर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। योगी ने नेपाल बॉर्डर के 4 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया है, जिसमें बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर और महाराजगंज शामिल है। भारी पुलिस बल और ड्रोन से बॉर्डर पर निगरानी हो रही है। नेपाल की जेल से भागे 9 कैदियों को एसएसबी ने हिरासत में ले लिया और नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए लखनऊ में कंट्रोल रूम बना दिया गया। सोशल मीडिया पर अफवाह रोकने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए। दूसरी तरफ बिहार, नेपाल से सटे बिहार के 6 जिलों के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सीतामढ़ी से मधुबनी, सुपौल और किशनगंज तक हाई अलर्ट है। इस वक्त दोनों तरफ सैलानियों की आवाजाही रोक दी गई। बिहार पुलिस के साथ बीएसएफ और एसएसबी और आईबी लगातार एक्शन में। बिहार बॉर्डर पर एसएसबी ने नेपाल से भागे 10 कैदियों को गिरफ्तार किया। कल मैंने आपको बताया था कैदी भागे, ये जिन जिन जिलों तक पहुंचे हैं वहां इन्हें पकड़ लिया गया है। पश्चिम बंगाल, नेपाल और बंगाल के बीच करीब 100 किलोमीटर का बॉर्डर है। हिंसा के बाद दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी बॉर्डर सील कर दिए गए। ममता सरकार ने तैनाती और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा है हमारा पड़ोसी अच्छे से रहेगा तो हम भी अच्छे से रहेंगे। कड़ी तलाशी के बाद नेपाल से आने वाले भारतीयों को एंट्री मिल रही है। उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है। उत्तराखंड से नेपाल की 275 किलोमीटर की सीमा लगती है। पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर नेपाल बॉर्डर से सटे, जिनमें चंपावत जिले के दूसरे और भी हिस्से हैं। मतलब नेपाल बॉर्डर पर आगजनी और गोलीबारी हो रही है। सीएम धामी ने नेपाल बॉर्डर में तनाव को लेकर अहम बैठक की है। आइए, और बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा और हाई अलर्ट के निर्देश है। सुनिए जरा एसएसबी के इंस्पेक्टर क्या कह रहे हैं। जितने भी भारतीय नागरिक उधर फंसे हुए हैं उनको पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग बॉर्डर पे आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है निकालने के लिए, क्योंकि वो दूर दराज से हैं। उनके यहाँ पे कहीं होटल में थे या कहीं टूरिस्ट पर्पज से आ रखे थे, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। नेपालीज को जिनका इधर ज़रूरी है जाना, उनकी ज़रूरत के हिसाब से कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, इस तरीके से उनको भी भेजा जा रहा है। गाड़ियों का मूवमेंट बंद हो गया है और जो भारत मैत्री सेवा है इस टाइप का है, तो उनका जो है प्रॉपर चेकिंग के साथ इन किया जा रहा है। अब सोचिए, क्योंकि नेपाल की हालत संभाले नहीं संभल रहे हैं। तस्वीर देखिए कि लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई है। ये देख रहे हैं हेलीकॉप्टर पर सरकारी अधिकारी टंगे हुए अपनी जान बचाने के लिए। लाल घेरे में जो आप देख रहे हैं, नीचे भीड़ जान लेने को उतारू थी। उसके बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। सरकारी अधिकारी सब टंगे हुए नीचे। लोगों ने क्या किया, नीचे खून की प्यासी भीड़ थी। ये आप देख रहे हैं, पुलिस स्टेशन पूरा फूंक डाला है, जला दिया है, शीशे तोड़ दिए हैं, अंदर सारा फर्नीचर तोड़ दिया है, बाहर लाकर फर्नीचर नष्ट कर दिया। जितने दस्तावेज थे, एफआईआर बुक थी, एफआईआर कॉपी, सब जला दिए। यही हाल सुप्रीम कोर्ट का है। वहां सुप्रीम कोर्ट के सारे दस्तावेज जला दिए। कल मैंने आपको दिखाया था बहुत से कैदी भी भागे,
लोगों को रोका गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो भाग रहे थे उन्हें रोका गया, जो बहुत से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कैदियों को समझाया गया, उसके बाद वो वापस गए बहुत से लोग। अब सोचिए, पड़ोसी देश में हालात ये है तो भारत में अलर्ट था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी बैठक ली है इस स्थिति में, जिसे सीसीएस कहते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा मामलों की भारत सरकार की सबसे बड़ी बैठक होती है सीसीएस की बैठक। नेपाल की स्थिति देखने के बाद पीएम मोदी ने बैठक ली। उसके बाद यहां भारत में भी नेपाल की एम्बेसी है, वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह नेपाल एम्बेसी की तस्वीर देख रहे हैं आप, नेपाली दूतावास, जहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है जिससे वहां किसी तरह की ऐसी हरकत ना करे कोई उपद्रवी। अब देखिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति के बाद कहा है। नेपाल हिंसा पर केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई, विदेश मंत्रालय और अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए हैं। कहा नेपाल में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी कराई जाए। पीएम मोदी ने नेपाल के युवाओं से शांति की अपील की है। मोदी ने नेपाली भाषा में ट्वीट कर अपनी बात रखी है। कहा, इतने सारे युवाओं की मौत से मुझे बहुत गहरा दुख है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि सर्वोपरि है। नेपाल के सभी लोग अमन और कानून व्यवस्था बनाए रखें। मोदी सरकार ने नेपाल को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। हालात सामान्य होने तक नेपाल जाने से बचने को कहा और वहां मौजूद लोगों को दूतावास के संपर्क में रहने को कहा है भारत सरकार ने। साथ ही साथ आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में भी आज इसकी बात हुई। 5 जजों की पीठ ने एक सुनवाई में नेपाल का जिक्र किया है। चीफ जस्टिस गवई साहब ने कहा, हमें अपने संविधान पर गर्व है। देखिए पड़ोसी देश में आखिर क्या हो रहा है, नेपाल में जो हो रहा है वो तो हमें दिख रहा है। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, बांग्लादेश का हाल भी हम सब ने देखा है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बात हुई कि पड़ोसी देश में क्या हो रहा है और यह भारत के संविधान की ताकत है जिस पर हमें गर्व है कि भारत में पूरी तरह से शांति और अमन है। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। लेकिन संजय राउत गलतफहमी पैदा करने में माहिर हैं और इसी तरह का ट्वीट करके कहीं भी, जब श्रीलंका का हुआ तब भी किया था, बांग्लादेश की घटना के बाद भी उन्होंने इसी तरह की भाषा बोली थी और अभी नेपाल का हुआ है तब भी संजय राउत ने इसी तरह की भाषा बोली है। उनको मालूम होना चाहिए कि इस तरह की भाषा बोलकर वो देश का अपमान कर रहे हैं। पूरी दुनिया में यह आवश्यक है कि डेमोक्रेसी को हम एक लिविंग ट्री के रूप में देखें, जिसको नरिशमेंट, पानी, हवा की जरूरत है। उसको गमले में लगा के बोनसाई बनाएंगे ना, तो इस तरह की छवियां आएंगी। हमारी सरकार जो है, जो वहां पर भारतीय हैं उनकी सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ जो है वो पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है उस पर जो है वो संवेदनशीलता के साथ नज़र रखे हुए है। मैं मानता हूं कि जो स्थिति है वो जल्द से जल्द उसका समाधान हो, ठीक हो। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे दक्षिण एशिया के बाकी मुल्क हो, वहाँ पे आर्थिक चुनौतियाँ बड़ी गंभीर हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कर अगर इसको वेपनाइज किया जा रहा है तो ये बहुत ही एक संवेदनशील बात है। और ये तस्वीर सब कुछ बता रही है। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है नेपाल में, सब कुछ फूंक दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्या नेपाल का प्रधानमंत्री आवास, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या राष्ट्रपति भवन, सब जलाकर राख कर दिया है। आइए अब आपको बताऊं नेपाल में कितना नुकसान हुआ है। तीसरे दिन भी हिंसक आंदोलन नेपाल में जारी है। उग्र प्रदर्शनों को रोकने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। इसके बाद भी नेपाल के कई इलाकों में हिंसा हो रही है। ये तस्वीर देखिए, ये हिल्टन होटल है काठमांडू में। 800 करोड़ का हिल्टन होटल जला दिया। 800 करोड़ का था। हिल्टन नेपाल के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में से एक है। ये तस्वीर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में आगजनी से 25,000 केस फाइलें जलकर राख हो गई हैं। 560 करोड़ रुपए से बना संसद भवन खाक कर दिया है। केपी शर्मा ओली और 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर जला डाले। इतना ही नहीं, काठमांडू एयरपोर्ट को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोग घुसे, वहां फंसे हुए बहुत से लोग। स्पाइस जेट के बाद एयर इंडिया ने काठमांडू की उड़ानें रद्द कर दी। साथ ही साथ अब लोग परेशान है, फोन नहीं लग रहे थे तो टेलीकॉम कंपनी ने
एनसेल का 2 दिन के लिए बड़ा ऐलान किया। नेपाल में लोग वॉइस कॉल, इंटरनेट और एसएमएस फ्री में कर सकेंगे। तो सोचिए, अब तक 19 लोगों की मौत हुई है, 300 से ज्यादा लोग घायल हैं, 3000 से भी ज्यादा कहा जा रहा है। गोली चलाने का आदेश देने वाले डीएसपी को पीट पीट कर मार डाला है। नेपाली सेना ने 3 जगह से 27 उपद्रवियों को अरेस्ट किया है। ये तोड़फोड़, अराजकता, लूट और आगजनी की साजिश कर रहे थे और इनके पास से करीब 34 लाख रुपए नगद भी बरामद हुआ है। 23 बंदूकें, मैगजीन और गोलियां समेत 31 हथियार जब्त किए गए हैं। एनडीटीवी की बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है, नेपाल में है। हमारे सहयोगी आदित्य राज कौल वहां पहुंचे जहां आगजनी की गई थी, उनकी रिपोर्ट देखिए। एनडीटीवी इंडिया आ पहुंचा है थामेल, काठमांडू के उस जगह जहां नेपाल के जो हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहते थे, प्रकाश मान सिंह। आप देख सकते हैं मैं उनके घर के कंपाउंड में हूं और पूरी तरीके से यहां पर आगजनी कल हुई और बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो ना कि क्षतिग्रस्त हैं बट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, जला दी चुकी हैं। अब यहाँ पर जो है कॉमन लोग आ रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसी इमारतें जो पूरी तरीके से जल गई हैं, एक सैलानियों के लिए एक नया दृश्य बन गया है। आप खिड़की देख सकते हैं, ये पूरी जगह देख सकते हैं, पूरा जल चुका है, पूरा खत्म हो चुका है, अंदर से भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। हमें बताया जा रहा है कि प्रकाश मान सिंह जो कि डिप्टी पीएम थे, नेपाली कांग्रेस के जो है सीनियर लीडर थे, वो यहां से निकल चुके हैं, भाग गए हैं। नेपाल में जो हालात हैं वो आदित्य आपको दिखा रहे थे, लेकिन नेपाल में आखिर होगा क्या? क्या नेपाल में सेना सत्ता संभालेगी? इस तरह की भी अटकलें, क्योंकि एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, बाकायदा वहां सेना भी एक्शन में है क्योंकि हालात इस तरह के थे, कोई और विकल्प नहीं था। देखिए जरा, मोर्चा ले रखा है जवानों ने, सीधे राइफल तान रखी है। बताया जा रहा है ये जेल था, दिल्ली बाजार जेल से कैदी भाग रहे थे, उसके बाद सेना ने मोर्चा लिया। अब एकदमै टार्गेट यो दृश्य हो, आर्मी चाहिँ एकदमै पोजिसन रेडी अवस्थामा बसेको छ। यो जुन डिलिभर कराएको गेटमा चाहिँ नेपाल के आर्मी चीफ ने लोगों को संबोधित किया। यह आर्मी चीफ की तस्वीर है, लेकिन आर्मी चीफ के पीछे एक तस्वीर लगी है जो नेपाल के पहले राजा की तस्वीर है और इस तस्वीर के साथ लोगों को संबोधित किया। उसके बाद बहुत सी अटकलें लगने लगी कि पीछे आखिर राजा की तस्वीर क्यों है। सद्भाव कायम गर्नु हामी सबै नेपालीको साझा दायित्व हो। तो क्या सेना विकल्प है? क्या सेना संभालेगी हालात? आपको बताऊं, नेपाल में बिगड़े हालात के बाद सेना को उतरना पड़ा है। काठमांडू समेत कई इलाकों में सैनिक तैनात किए गए। नेपाल में आर्मी ने उग्र प्रदर्शनकारियों को लास्ट वार्निंग दे दी है, आखिरी वार्निंग, चेतावनी। सेना प्रमुख अशोक राज ने देश के नाम संबोधन में साफ कहा, अगर हिंसा होती रही तो रात 10 बजे से सेना टेक ओवर करेगी, यानी हिंसा के बीच पूरे नेपाल में सेना का कब्जा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सेना प्रमुख अशोक राज ही नेतृत्व करेंगे। नेपाल के सेना प्रमुख का पूरा नाम अशोक राज सिकदेल है। 1 फरवरी 1967 को अशोक राज का जन्म हुआ। 1986 में नेपाल सेना में शामिल हुए और अगले साल कमीशन मिला। उन्होंने चीन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की है। अशोक राज ने नेपाल, चीन और भारत में हाई लेवल डिफेंस ट्रेनिंग ली हुई है। नेपाल के आर्मी चीफ ने भारत से डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स किया है। सेना में जाने के 40 साल बाद 2024 में नेपाल के 45वें सेना प्रमुख बने। पिछले साल उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना का मानद जनरल बनाया। आइए आपको सुनवाता हूं नेपाली आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं। आंदोलनको क्रममा हालसम्म धेरै जनधनको क्षति। नेपाल में मौजूदा मुश्किल हालात को सामान्य करना हमारी पहली प्राथमिकता है। नेपाली सेना आम लोगों, मित्र देशों के राजनयिकों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल के हितों की रक्षा करना हम सभी का साझा कर्तव्य है। मैं सभी विरोध और प्रदर्शनों को स्थगित करने का अनुरोध करता हूं और सभी पक्षों से बातचीत का रास्ता अपनाने का आग्रह करता हूं। सार्वजनिक एवं नागरिकहरूको सम्पत्ति, आम नागरिक, मित्र राष्ट्र का कूटनीतिक नियोग। तो क्या सेना कमान संभालेगी या फिर लोकतंत्र और राजशाही? चारों तरफ और एक्सपर्ट्स की तरफ से बहुत सी अटकलें लगाए जा रहे हैं। जैसे तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है राजा ज्ञानेंद्र। अब तक इन्हीं के परिवार की राजशाही रही नेपाल में। बहुत से लोग राजा ज्ञानेंद्र को भी चाहते हैं, उसके लिए बहुत से प्रोटेस्ट हुए कि राजा ज्ञानेंद्र अब सत्ता संभालें। तो आखिर नेपाल में क्या होने जा रहा है? नेपाल में लोकतंत्र या और राजशाही?
लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट होने के बाद अटकलें हैं। कयास है कि क्या नेपाल में राजशाही या सैन्य शासन लागू हो सकता है। हिंसक प्रदर्शनों के बीच नेपाल के पूर्व राजा का बयान आया है। राजा ज्ञानेंद्र, नेपाल के पूर्व राजा ने युवाओं के आंदोलन का समर्थन किया, सरकार विरोधी प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से करने को कहा। राजशाही के पक्ष में नेपाल में कुछ महीनों पहले आंदोलन जरूर हुआ, तब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में कई लोगों ने प्रदर्शन किया। हजारों राजभक्तों ने राजा वापस आओ, देश बचाओ के नारे लगाए थे। ज्ञानेंद्र शाह 2001 में राजा वीरेंद्र की मौत के बाद गद्दी पर बैठे, जो इनके भाई थे, लेकिन उनके निरंकुश शासन के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसके बाद 2008 में नेपाल की 239 साल की राजशाही खत्म हुई। लोकतांत्रिक देश बनने के 17 सालों में नेपाल में सोचिए 15 सरकारें बदली और इस विद्रोह से राजशाही समर्थक लोकतंत्र फेल होने का हवाला दिया गया। यानी नेपाल में राजतंत्र की वापसी की मांग जोर पकड़ सकती है। हालांकि लोकतंत्र समर्थक युवा नेतृत्व को आगे करने की बात कर रहे हैं। अगर टकराव बढ़ा तो फिर नेपाल में हालात और खराब हो सकते हैं, क्योंकि नेपाल में 96 से 2006 तक 10 साल तक गृह युद्ध चल चुका है। विद्रोही राजशाही के बीच जंग में 17,000 से ज्यादा की मौत हुई थी। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व राजनयिक और प्रोफेसर काठमांडू के। इंडिविजुअली लोगों को मारा गया, लेकिन संसद जलाई गई, सुप्रीम कोर्ट जलाया गया, सिंह दरबार जलाया गया, राष्ट्रीय बैंक जलाया गया। ये तो रिपब्लिक के आइकॉन्स है ना। आगे जो वायलेंस का मामला है, मेरा ये मानना है कि ये जब कोई क्राइम होता है और पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है तो पहला सवाल क्या पूछता है कि इससे फायदा किसको हुआ। तो इसमें किसको फायदा हुआ? अगर रिपब्लिकन सिस्टम पे अटैक होगा तो फायदा सिर्फ रॉयलिस्ट को। लेकिन मेरा ऐसा संशय है कि मारकाट करने में जो फ्रंट रोल प्ले किया गया है वो रॉयलिस्ट एक्टिविस्ट का है। ये जेएनजी का एजेंडा नहीं हो सकते थे। दे वर फर्दर रिफॉर्मिस्ट एंड फर्दर डेमोक्रेटिक, आई कुड से। इसको भी ये लोग मान रहे थे कि कहीं गवर्नमेंट अपना प्रेस फ्रीडम और अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कहीं अंकुश नहीं लगा रहा है। इसीलिए राजशाही नेपाली लोग के लिए एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एंटी इंस्टीट्यूशन है। अब सवाल यह है कि इतने विकल्पों के बीच दो नाम सामने आ रहे हैं। एक नाम जिसका जिक्र कल मैंने आपको किया था, बालेन शाह। यह है बालेन शाह जो काठमांडू के मेयर भी हैं। इनके बारे में कल आपको बताया था, रैपर भी रहे हैं, इंजीनियरिंग की है। बालेन शाह के समर्थक हैं वहां के युवा। और आज एक और नाम सामने आया, सुशीला कार्की का। पूर्व चीफ जस्टिस नेपाल की हैं। यह भी कहा गया कि वहां के बहुत से युवा चाहते हैं कि फिलहाल सुशीला कार्की इस स्थिति को संभालें नेपाल की। तो क्या विकल्प बन रहे हैं और कौन कौन से वो चेहरे हैं जो विकल्पों में सबसे आगे हैं? देखिए, सबसे पहले बालेन शाह। नेपाल में ओली के इस्तीफे के बाद नया मुखिया ढूंढने की चुनौती है। युवा प्रदर्शनकारी नया सरकार प्रमुख बनाने की मांग पर अड़े हैं। आंदोलनकारी संसद भंग करने और चुनाव की मांग कर रहे हैं। हालांकि देश के मौजूदा हालात में यह संभव नहीं दिख रहा है। नेपाल में फिलहाल अंतरिम सरकार का गठन हो सकता है। सेना ने आंदोलनकारियों को अपनी पसंद बताने को कहा है। प्रदर्शनकारियों की ओर से दो बड़े नाम आए। पहले काठमांडू मेयर बालेन शाह का नाम पीएम के लिए चल रहा है, लेकिन अब जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर मोहर लग सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि सभी पक्ष जस्टिस कार्की के नाम पर सहमत हैं। जस्टिस कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया जा सकता है। नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रही। 1 साल तक उनके सुप्रीम कोर्ट की बागडोर संभालने के दौरान कई बड़े फैसले हुए। सत्ता से सीधी टक्कर लेने वाली शख्सियत के तौर पर उनकी पहचान है। और विराटनगर में जन्मी सुशीला कार्की ने बनारस में ही पढ़ाई की है। भारत से ताल्लुक है। 2017 में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आया, जिसे वापस लेना पड़ा। निष्पक्षता और सिस्टम को बेनकाब करने के चलते वो प्रदर्शनकारियों की पसंद है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सुशीला कार्की क्या कह रही हैं और वहां जो छात्र हैं, युवा हैं, वो क्या कह रहे हैं। This is the movement against corruption.
ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये नोटबंदी के खिलाफ आंदोलन है, ये सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज है, ये इस देश के भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रदर्शन है, जो देश का कानून लागू नहीं होने देते और देश के लोगों से मजदूरों जैसा बर्ताव करते हैं। They are actually the children of those people who have gone out of the nation to work as a लेबर। नेगोशिएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेगोशिएशन चल रहा है और हमें पहले संसद भी गठन कराना है, उसके बाद अंतरिम प्रधानमंत्री को नियुक्त कराना है। कौन कौन से वो नाम है इस वक्त आपके जहन में? हमारे जहन में बालेंद्र शाह जो काठमांडू के मेयर है, हरका संपान जो धरान के मेयर है और चीफ जस्टिस, पहले की चीफ जस्टिस थी सुशीला कार्की, मैडम सुशीला कार्की, वो 3 नाम हमारे जहन में है।